सोचिए एक ऐसे रॉकेट के बारे में जो हवा में पूरी रफ्तार से उड़ रहा हो। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि वो रॉकेट सिर्फ उड़ नहीं रहा है, बल्कि आसमान में उड़ते उड़ते ही अपने नए पुर्जे भी बना रहा है और उन्हें खुद में फिट भी कर रहा है। हाँ, मतलब ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है सुनने में। बिल्कुल। आमतौर पर हम यही देखते हैं कि कोई भी बड़ी मशीन या रॉकेट पहले जमीन पर पूरी तरह से बनकर तैयार होता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है और तब जाके उसे लॉन्च किया जाता है। हाँ, सही बात है। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स की गहराई में जाने वाले हैं, वो बिल्कुल इसी फ्लाइंग रॉकेट की तरह काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक बहुत ही चर्चित कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी की। इनके फाइनेंशियल ईयर 24 की चौथी तिमाही यानी Q4 और पूरे साल के जो नतीजे आए हैं वो कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इस समय जो हलचल है ना, उसे देखते हुए इन नतीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी कोशिश आज यही रहेगी कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर के आंकड़ों को देखकर खुश ना हो, बल्कि इस रॉकेट के इंजन को खोलकर देखें। हाँ, क्योंकि बाहर से तो सब चमकता हुआ ही दिखता है। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि कंपनी ने FY26 में 56% की जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है, जो मतलब किसी भी पैमाने पर शानदार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनकी बैलेंस शीट के पन्ने पलटे तो हमें बढ़ता हुआ कर्ज, इन्वेंट्री का एक बहुत बड़ा पहाड़ और ग्लोबल सप्लाई चेन की कुछ अनिश्चितताएं भी दिखाई देती हैं। तो मतलब असली सवाल ये है कि क्या ये तेज रफ्तार सिर्फ एक शॉर्ट टर्म उछाल है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मशीनरी है जो इसे लंबे समय तक सस्टेनेबल बना सकती है ना? एकदम सही कहा आपने। यही हमारा आज का फोकस रहेगा। तो चलिए इस पूरी बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब मैंने कंपनी की अर्निंग्स प्रेजेंटेशन देखी तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के टोटल रेवेन्यू के आंकड़े ने मेरा ध्यान एकदम से खींच लिया। मतलब कुल आय 2742 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। बहुत बड़ा नंबर है। पिछले साल के मुकाबले सीधे 56% का जंप। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा, जिसे हम पैट कहते हैं, वो 509 करोड़ रुपए रहा, यानी 57% का उछाल। और इसमें एक चीज और जोड़ने वाली है, उनका एबिटा जो कंपनी के असली ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को दिखाता है, वो 1006 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है। 1000 करोड़? हाँ, ये 73% की ग्रोथ है। और इन आंकड़ों के पीछे का जो क्यों है ना, वो समझना ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ ऊपर से दिखने वाली कमाई नहीं है। केपीआई ग्रीन का एबिटा मार्जिन 37% के शानदार स्तर पर है। अगर आपको ऐसे डीप डाइव एनालिसिस पसंद है तो चैनल फॉलो करना मत भूलना। अरे बाप रे, 37%! मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी जैसे भारी भरकम सेक्टर में, जहां आपको जमीनें खरीदनी है, लोहे और स्टील का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, पैनल्स लगाने हैं, वहां इतना मार्जिन कैसे बच सकता है? यही तो इस कंपनी की खासियत है। 37% का मार्जिन मेंटेन करना इस बात का सबूत है कि कंपनी की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो बहुत तेज है। अच्छा, मतलब काम जल्दी खत्म कर रहे हो? बिल्कुल। इस कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में अगर आपका प्रोजेक्ट 3 महीने भी लेट हो जाए ना, तो जो ब्याज और लेबर कॉस्ट है वो आपका सारा मार्जिन खा जाती है। लेकिन अगर आप इनके पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो सेल्स का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी जो CAGR है वो 92% रहा है और प्रॉफिट का 104%। गजब। हाँ, और आज उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 1.62 गीगावाट को पार कर चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि वे प्रोजेक्ट्स को सिर्फ साइन करके छोड़ नहीं रहे, बल्कि उन्हें समय पर पूरा करके ग्रिड से जोड़ भी रहे हैं। ये तो समझ आता है कि उनका एग्जीक्यूशन बहुत तगड़ा है। लेकिन जब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये 2742 करोड़ रुपए आ कहाँ से रहे हैं, तो रेवेन्यू के बंटवारे ने मेरे दिमाग में एक घंटी सी बजा दी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 91% हिस्सा उनके CPP यानी कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट से आ रहा है और सिर्फ 9% हिस्सा IPP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट से। हाँ, ये गैप तो है। तो ये तो बहुत बड़ा इम्बैलेंस है ना। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी के बारे में सोच रहा था। बताइए, क्या एनालॉजी है? क्या हम CPP सेगमेंट को एक तरह से हाउस फ्लिपिंग की तरह समझ सकते हैं? हाउस फ्लिपिंग? हाँ, मतलब एक बिल्डर है, वो तुरंत एक घर बनाता है, उसे क्लाइंट को बेच देता है और एक मुश्त भारी कैश लेकर बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ ये जो IPP सेगमेंट है, ये उन घरों को बेचने के बजाय उन्हें किराए पर चढ़ाने जैसा है, जहां से आपको एक बार में बड़ा पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन अगले 25 सालों तक हर महीने एक पक्की रेंटल इनकम आती रहती है।
क्या ये मॉडल कुछ ऐसा ही है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आपकी ये हाउस फ्लिपिंग और रेंटल प्रॉपर्टी वाली तुलना यहाँ एकदम सटीक बैठती है। अच्छा, सच में? बिल्कुल। सीपीपी सेगमेंट में कंपनी एग्जैक्टली यही करती है। वो किसी इंडस्ट्रियल क्लाइंट के लिए, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री हो गई या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उनके लिए सोलर या विंड पार्क लगाती है, उन्हें चाबी सौंपती है और अपना पैसा ले लेती है। ओके, मतलब तुरंत कैश इन हैंड। हाँ, और इस समय केपीआई ग्रीन का सीपीपी का ऑर्डर बुक 5,246 करोड़ रुपए का है। ये एक बहुत विशाल आंकड़ा है। आज के समय में जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें इतनी शानदार लग रही है ना, वो इसी अपफ्रंट कैश या फ्लिपिंग वाले मॉडल से ही ड्राइव हो रही है। लेकिन अगर 91% कमाई इसी सेगमेंट से हो रही है और ये इतना ही फायदेमंद है, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने अपनी अर्निंग्स कॉल में बार-बार आईपीपी यानी उस किराए वाले मॉडल पर इतना जोर क्यों दिया? अगर अब तक का एनालिसिस यूजफुल लग रहा है तो एक क्विक लाइक कर देना, या फिर अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट में बताना। वो तो सिर्फ 9% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। क्योंकि मैनेजमेंट इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये हाउस फ्लिपिंग का काम तब तक ही मजे में चलता है जब तक बाजार में डिमांड उफान पर हो। हाँ, और आपको आसानी से जमीन मिल रही हो। एकदम सही। जिस दिन नए ऑर्डर्स आना कम हुए या इकोनॉमी में थोड़ा सा भी स्लो डाउन आया, आपका रेवेन्यू अचानक से गिर जाएगा। ये एक साइक्लिकल रिस्क होता है। पॉइंट है। इसीलिए उनका असली और लॉन्ग टर्म फोकस आईपीपी सेगमेंट पर है। अभी उनका आईपीपी पोर्टफोलियो 2.57 गीगावाट पीक का है। मतलब इस आईपीपी मॉडल में वो प्लांट किसी क्लाइंट को नहीं बेचते, बल्कि खुद के पास ही रखते हैं। बिल्कुल। इसमें कंपनी अपने पैसे से प्लांट लगाती है, उसे ऑपरेट करती है और फिर पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत किसी बिजली कंपनी या सरकार को 25 साल तक एक तय रेट पर बिजली बेचती है। ओके, तो इससे उन्हें 25 साल की गारंटी मिल जाती है। हाँ, इससे भविष्य के लिए एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो मिलता है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि आज वे सीपीपी मॉडल से जो एक मुश्त पैसा कमा रहे हैं, उसी पैसे का इस्तेमाल वो कल के आईपीपी एसेट्स बनाने में कर रहे हैं। आज की इस तेज रफ्तार से वो कल की स्टेबिलिटी खरीद रहे हैं। यहाँ तक तो कहानी बहुत अच्छी लगती है सुन के, लेकिन रुकिए, यहीं पर एक पेंच है। क्या? अगर आपको बेचने के लिए भी घर बनाने हैं और साथ ही किराए पर चढ़ाने के लिए भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस खड़े करने हैं, तो भाई आपको एक पहाड़ जितने पैसे की जरूरत होगी। हाँ, कैपिटल तो चाहिए। तो जब मैंने इनकी बैलेंस शीट को थोड़ा गहराई से देखा तो कुछ चीजें मुझे वाकई अलार्मिंग लगी। फिक्स्ड एसेट्स 115% बढ़कर 5,427 करोड़ रुपए हो गए हैं। ये तो समझ आता है क्योंकि वे नए प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन इनकी ब्याज की लागत जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 130% उछलकर 182 करोड़ रुपए हो गई है। नंबर काफी बड़ा है। और सबसे बड़ा झटका तो मुझे इन्वेंट्री देखकर लगा। इन्वेंट्री लगभग 4 गुना बढ़कर 1,400 करोड़ रुपए हो गई है। हाँ, ये काफी चर्चा में भी रहा है। हमारे उसी एनालॉजी को लें तो ऐसा लग रहा है कि बिल्डर ने डर के मारे पूरे शहर की ईंटें और सीमेंट खरीदकर अपने बैकयार्ड में डंप कर लिया है। मतलब 1,400 करोड़ रुपए का माल बस गोदामों में पड़ा है। क्या ये भारी कर्ज और इन्वेंट्री कंपनी के फाइनेंस को क्रैश नहीं कर देगी? देखिए, मैं मानती हूँ कि 1,400 करोड़ की इन्वेंट्री सच में कोई छोटी रकम नहीं है, और अर्निंग्स कॉल के दौरान विश्लेषकों ने भी इस पॉइंट पर मैनेजमेंट को काफी घेरा था। घेरना भी चाहिए। हाँ, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म हमें समझना होगा। नेक्स्ट किस कंपनी का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो, कमेंट में बताओ। आपका सजेशन नेक्स्ट वीडियो बन सकता है, कमेंट जरूर करना। इन्वेंट्री का ये पहाड़ कोई गलती या मिसमैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रक्षात्मक रणनीति है। कैसी रणनीति? अपना पैसा गोदाम में फंसाने की? इसे कहते हैं सप्लाई चेन के रिस्क को हेज करने की रणनीति। आज पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल अस्थिरता है। कभी लाल सागर में जहाजों पर हमले हो जाते हैं, तो कभी ट्रेड वॉर के कारण चीन से आने वाले सोलर पैनल्स या टर्बाइन्स की सप्लाई रुक जाती है। हाँ, वो रेड सी वाला इशू तो काफी न्यूज में था। बिल्कुल। अब याद कीजिए, कंपनी के पास 5,246 करोड़ रुपए के सीपीपी ऑर्डर्स हैं, जो उन्हें एक तय समय सीमा के अंदर क्लाइंट्स को डिलीवर करने हैं। टाइमलाइन का प्रेशर। हाँ, अगर एक भी शिपमेंट लेट हुआ या कल को पैनल्स शॉर्ट हो गए, तो वो अपने क्लाइंट्स को क्या जवाब देंगे? पेनल्टी लगेगी और साख अलग खराब होगी। इसीलिए भविष्य की किसी भी अनिश्चितता से बचने के लिए कंपनी ने भारी मात्रा में पैनल्स और जरूरी इक्विपमेंट आज ही खरीदकर अपने पास सुरक्षित कर लिए हैं। ओके, तो वो फ्यूचर के रिस्क को आज ही खरीदकर अपने वेयरहाउस में लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस सब के लिए जो कर्ज लिया जा रहा है और उस पर जो 182 करोड़ रुपए का भारी ब्याज दिया जा रहा है, क्या वो सस्टेनेबल है? इसके लिए हमें उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो को देखना होगा।
ये बहुत दिलचस्प है कि इतना भारी कर्ज और इन्वेंट्री होने के बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 104% सुधरकर 424 करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब क्या है? कागजी मुनाफे से अलग कुछ? हाँ, इसका मतलब है कि सिर्फ अकाउंटिंग बुक्स में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, बल्कि असल में उनके बैंक खाते में 424 करोड़ रुपए का कैश आया है। ओह अच्छा। जब आपके पास 5,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स हों, तो वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा का काम चलाने के लिए सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए वो बहुत ज्यादा होता है। ब्याज की लागत इसलिए बढ़ी है क्योंकि उन्होंने ये वर्किंग कैपिटल और नए आईपीपी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए कर्ज लिया है। तो मतलब जब तक रिटर्न आ रहा है तब तक सब ठीक है? फाइनेंस का सीधा सा उसूल है, जब तक आप अपने लिए गए कर्ज की लागत से ज्यादा रिटर्न कमा रहे हैं, तब तक ग्रोथ का ये चक्का आराम से घूमता रहेगा। और यहाँ से ये चर्चा और भी ज्यादा रोचक हो जाती है क्योंकि शायद एनालिस्ट्स को ये बात पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं लगी। अर्निंग्स कॉल के सवाल जवाब वाले सेशन में काफी तीखे सवाल हुए थे। हाँ, वो सेशन काफी इंटेंस था। एक एनालिस्ट ने तो सीधे पॉइंट ब्लैंक पूछा कि क्या कंपनी ने अपना फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस कम कर दिया है? पहले वे 50 से 60% की ग्रोथ की बात करते थे, लेकिन अब वे 40 से 50% कह रहे हैं। हाँ, और उस समय मैनेजमेंट का रवैया देखने लायक था। वो काफी डिफेंसिव थे, लेकिन साथ ही बहुत कॉन्फिडेंट भी। उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा मैक्रो इकोनॉमिक माहौल और ग्लोबल चुनौतियों को देखते हुए रिन्यूएबल सेक्टर की कोई भी दूसरी कंपनी 40 से 50% की दर से भी ग्रो नहीं कर रही है। मुझे याद है मैनेजमेंट ने इसलिए एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेज का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि यह स्लो डाउन नहीं है बल्कि लेस एक्सेलरेशन है। बिल्कुल, मतलब गाड़ी अभी भी 150 की स्पीड से भाग रही है, बस वो 150 से 200 तक जाने की जो रफ्तार थी वो थोड़ी कम हो गई है। हाँ सही कहा। लेकिन कॉल में जो सबसे ज्यादा चुभने वाला सवाल था वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE में गिरावट को लेकर था। हाँ, मैंने भी देखा कि ROCE 18 या 19% से गिरकर 13-14% पर आ गया है। थोड़ा इसको आसान भाषा में समझते हैं। ROCE का बेसिक मतलब यही है ना कि बिजनेस में जो टोटल पैसा लगा है उस पर कंपनी कितना प्रतिशत रिटर्न कमा रही है। एकदम सही। अगर आपने बिजनेस में 100 रुपए लगाए हैं और आप 18 रुपए कमा रहे हैं तो ROCE 18% हुआ। अब एनालिस्ट पूछ रहे थे कि भाई ये 18 से गिरकर 13 क्यों हो गया? क्या बिजनेस की एफिशिएंसी कम हो गई है? हाँ, तो उसका क्या जवाब था? इसका जवाब उस गेस्टेशन पीरियड में छिपा है। गेस्टेशन पीरियड मतलब वो समय जब प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। एग्जैक्टली। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा होटल बना रहे हैं। शुरुआत में ही आपको करोड़ों रुपए जमीन खरीदने, बिल्डिंग बनाने और इंटीरियर में लगाने पड़ते हैं। आपका कैपिटल तुरंत एम्प्लॉय हो गया। हाँ, पैसे तो लग गए। लेकिन वो होटल रातों रात गैस से नहीं भर जाता ना। हाँ। उसे बनकर तैयार होने और कमाई शुरू करने में सालों लग जाते हैं। इस बीच आपकी बैलेंस शीट पर एक बहुत बड़ा निवेश तो दिखता है, लेकिन उस पर कोई रिटर्न नहीं आ रहा होता। समझ गया। तो क्योंकि KPI ग्रीन अपने IPP मॉडल के तहत नए सोलर पार्क्स में भारी पैसा लगा रही है, वो पैसा बुक्स में कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह जुड़ गया है, लेकिन उन प्लांट्स ने अभी बिजली बेचना शुरू नहीं किया है। हाँ। इसलिए फॉर्मूले के हिसाब से रिटर्न या ROCE गिरा हुआ नजर आता है। बिल्कुल। मैनेजमेंट ने यही आश्वस्त किया कि जैसे ही ये नए IPP एसेट्स अगले साल तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे और ग्रिड को बिजली देना शुरू करेंगे, वो रिटर्न वापस अपने पुराने उच्च स्तर पर आ जाएगा। इसके अलावा एक और टेक्निकल टर्म पर काफी बहस हुई थी, EPS डाइल्यूशन। ये अर्निंग्स पर शेयर कम होने का क्या चक्कर था? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पिज्जा है जिसे 4 लोगों में बांटा जाना है, तो हर एक को एक बड़ा स्लाइस मिलेगा। हाँ। लेकिन अगर आप पिज्जा का साइज बढ़ाए बिना उसमें 8 लोगों को हिस्सा दे दें तो हर एक का स्लाइस छोटा हो जाएगा। जाहिर सी बात है। कंपनी जब अपने ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए बाजार से नया पैसा उठाती है तो वो नए शेयर्स जारी करती है। इससे शेयर्स की कुल संख्या बढ़ जाती है, लेकिन वो जो नया पैसा आया है उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट होने में समय लगता है। ओके। तो जब आप मौजूदा मुनाफे को ज्यादा शेयर से डिवाइड करते हैं तो हर शेयर के हिस्से में आने वाला प्रॉफिट यानी EPS कुछ समय के लिए कम हो जाता है। मैनेजमेंट का कहना था कि कैपिटल रेज करने की वजह से आया ये डाइल्यूशन सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है। तो कुल मिलाकर मैनेजमेंट का संदेश यही था कि हम पर भरोसा रखें, शॉर्ट टर्म के झटकों से घबराए नहीं। हाँ, यही टोन था उनका। लेकिन इन मौजूदा चुनौतियों से निपटते हुए वो भविष्य में इस कंपनी को ले कहां जाना चाहते हैं। अर्निंग्स कॉल में उनके 2030 के विजन पर भी काफी विस्तार से चर्चा हुई थी।
उन्होंने 2030 तक 10 गीगावाट कैपेसिटी का एक बहुत ही एग्रेसिव टारगेट सेट किया है और उनका दावा है कि वे इस लक्ष्य को तय समय से पहले ही अचीव कर लेंगे। 10 गीगावाट कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन इस 10 गीगावाट तक पहुंचने के लिए वो सिर्फ पारंपरिक सोलर या पवन ऊर्जा पर निर्भर नहीं है। वो एक बिल्कुल नए और गेम चेंजिंग सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं, बैस यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उन्हें स्टेट नोडल एजेंसी से, जिसे हम गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर GUVNL के रूप में देखते हैं, वहां से बहुत बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। एक 445 से 890 मेगावाट का और दूसरा 120 से 240 मेगावाट का। लेकिन सवाल यह है कि सोलर पैनल लगाने वाली कंपनी अचानक बैटरी स्टोरेज में क्यों घुस रही है? ये तो एक अलग ही बिजनेस हो गया मां। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसके पीछे का कारण समझना पूरे रिन्यूएबल सेक्टर को समझने के बराबर है। देखिए, सौर और पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है इंटरमिटेंसी, यानी बिजली का रुक रुक कर आना। मतलब जब सूरज चमकेगा या हवा चलेगी तभी बिजली बनेगी। रात में सोलर प्लांट किसी काम का नहीं है। सही कहा। इसे एनर्जी की दुनिया में डक कर्व की समस्या कहते हैं। दिन के समय जब ऑफिसेज चल रहे होते हैं लेकिन घरों में डिमांड कम होती है, तब सोलर प्लांट फुल कैपेसिटी पर बिजली बनाते हैं। हाँ। कई बार इतनी ज्यादा कि ग्रिड उसे संभाल नहीं पाता। और शाम को जब सूरज ढल जाता है तब लोग घर वापस आते हैं, AC और TV चलाते हैं और बिजली की डिमांड अपने पीक पर पहुंच जाती है। तो वो जो दिन में एक्स्ट्रा बिजली बनी वो तो वेस्ट हो गई। पहले ऐसा ही होता था, लेकिन बैटरी स्टोरेज इस पूरी डायनामिक्स को बदल देता है। आप दिन की उस सस्ती और एक्स्ट्रा बिजली को बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बैटरी पैक्स में स्टोर कर लेते हैं और रात के समय जब ग्रिड को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब उसे सप्लाई करते हैं। ओह, तो स्टेट एजेंसीज को इस स्टोरेज की सख्त जरूरत है ताकि ग्रिड फेलियर ना हो और 24 घंटे सप्लाई बनी रहे। बिल्कुल। बेस में कदम रखना KPI ग्रीन के लिए एक गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि ये उनके बिजनेस मॉडल को फ्यूचर प्रूफ बनाता है। कल को जब हर कोई सोलर पैनल लगा रहा होगा तब जिसके पास स्टोरेज कैपेसिटी होगी वही मार्केट को लीड करेगा। ये तो बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है। हाँ, और इसके अलावा कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक सीमित नहीं है, वे ग्लोबल एक्सपेंशन की भी तैयारी कर रही हैं। हाँ, और हमें उनके 4.64 गीगावाट के वर्क इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स को भी ध्यान में रखना होगा। ये वो क्षमता है जिस पर अभी काम चल रहा है और आने वाले सालों में ये सीधा उनके रेवेन्यू में जुड़ेगी। ये WIP प्रोजेक्ट्स ही उस 10 गीगावाट के लक्ष्य की सीढ़ियां हैं। ये दिखाता है कि उनकी पाइपलाइन पूरी तरह से भरी हुई है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को एक जगह समेटें तो एक इन्वेस्टर या बाजार को इससे क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? मेरे नजरिए से KPI ग्रीन एनर्जी एक शानदार बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। वे शॉर्ट टर्म में अपने CPP मॉडल से भारी नकद प्रवाह यानी कैश फ्लो उत्पन्न कर रही हैं और उस पैसे को लॉन्ग टर्म स्थिरता देने वाले IPP एसेट्स में लगा रहे हैं। 56% की ग्रोथ और 37% का मार्जिन उनके मजबूत एग्जीक्यूशन का पक्का सबूत है। हाँ, मैं सहमत हूँ। लेकिन इस तेज विकास की एक कीमत भी है, भारी वर्किंग कैपिटल की जरूरत और बढ़ता हुआ कर्ज और इन्वेंट्री का वो पहाड़ भी। मैं इस चर्चा को खत्म करने से पहले इसी इन्वेंट्री से जुड़ा एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। हमने बात की कि मैनेजमेंट ने ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों से बचने के लिए 1400 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री, जिसमें भारी मात्रा में सोलर पैनल्स शामिल है, अपने गोदामों में जमा कर ली है। ये आज के माहौल में एक समझदारी भरा कदम लगता है। वो फ्यूचर रिस्क को हेज कर रहे हैं। सही है। लेकिन जरा इसके उल्टे सिनारियो के बारे में सोचिए। उल्टा सिनारियो मतलब? क्या हो अगर ग्लोबल मार्केट में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ जाए? मान लीजिए चीन में ओवर प्रोडक्शन हो जाए या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोलर पैनल्स के दाम रातों रात धड़ाम से गिर जाएं। बाप रे, तब तो कंपनी के पास बहुत महंगे दामों पे खरीदी गई इन्वेंट्री पड़ी होगी। जिस माल को उन्होंने 1400 करोड़ में खरीदा है उसकी बाजार में कीमत शायद आधी रह जाए। एग्जैक्टली। जो इन्वेंट्री आज उनका सबसे बड़ा बचाव दिख रही है, वो उनकी बैलेंस शीट पर एक बहुत बड़ा मार्क टू मार्केट घाटा बन सकती है। ये तो है। ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली स्थिति है। इन्वेंट्री जमा करना अक्लमंदी भी हो सकती है और एक बहुत बड़ा खतरा भी। ये इस उद्योग के डायनामिक्स की असल सच्चाई है, जहां तकनीक, भू राजनीति और फाइनेंस एक साथ बुरी तरह से उलझे हुए हैं। आप एक तरफ का रिस्क कवर करते हैं तो दूसरी तरफ एक नया रिस्क खड़ा हो जाता है। ये वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। तो श्रोतों, हमारी आज की चर्चा हमें वापस उसी फ्लाइंग रॉकेट वाली एनालॉजी पर ले आती है। KPI ग्रीन एनर्जी वाकई में हवा में उड़ते हुए अपने पुर्जे बना रही है और नई ऊंचाइयों को छू रही है। बिल्कुल। उड़ान तेज है
मंजिल बहुत ऊंची है, लेकिन जब आप इतने भारी वजन और महंगे फ्यूल के साथ आसमान छूने की कोशिश करते हैं, तो हवा के हर झोंके और इंजन के हर कलपुर्जे पर नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको इस कंपनी के वित्तीय ताने बाने को एक नए और गहरे नजरिए से समझने में मदद की होगी।